जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज से हम एमपी जीके पर फोकस करेंगे। इसके साथ ही हमारा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी ये सब भी चलता रहेगा। इसका मतलब है कि हम 3 चीजें लेकर के चलेंगे। सबसे पहले तो आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है, तो आपको जो भी एग्जाम के बेस पर इंपॉर्टेंट है वो हम करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे ही, लेकिन आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। दूसरी चीज ये है कि एमपीपीएससी में चाहे वो मेंस हो या प्रीलिम्स हो, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इनमें से सवाल पूछे जाएंगे। तो एक सब्जेक्ट यहां पर हम पढ़ेंगे और तीसरा हमारा चलेगा एमपी का जीके। ये हमारा चलता रहेगा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा। 3 चीजें हमें साथ में लेकर के चलना है। एमपी जीके में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वाटरफॉल्स या फिर जलप्रपात के बारे में। मध्य प्रदेश के लेवल में जितने भी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारा फोकस टोटल एग्जाम पे है और एग्जाम में क्या चीजें हर साल पूछी जा रही हैं, क्या गैपिंग के साथ पूछी जा रही हैं, उसी के हिसाब से हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। पिछले 5 साल के एनालिसिस में पता चला है कि जलप्रपात से रिलेटेड, वाटरफॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इस पर फोकस करते हैं। और जनरली आप अपने आसपास देखते सुनते भी हैं, तो इसलिए आपको भी यहाँ से इंटरेस्ट आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल आता है, या मैं आपसे पूछती हूँ कि बताइए जलप्रपात क्या है। आपके मन में ये सवाल भी आना चाहिए, या मैंने आपसे पूछा हुआ है तो आप क्या परिभाषा देंगे, क्या इंट्रोडक्शन देंगे, जलप्रपात क्या है। ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है, तो जनरली आपको पता होना चाहिए। चलिए, जब आप वीडियो क्लास ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर वीडियो को रोकना है और अपने आप से इस सवाल का जवाब देना है। चलिए इसे हम थोड़ी इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि आपको परिभाषा या इंट्रोडक्शन को याद नहीं करना पड़े। आपको ये इमेज दिखाई दे रहा है, ये इमेज धुआंधार का है। मध्य प्रदेश में जबलपुर है, जबलपुर में भेड़ा घाट है और भेड़ा घाट के पास ही धुआंधार है, और ये इमेज धुआंधार का है। इस इमेज में देखिए, ये यहाँ तक नदी किस तरीके से बहुत आसानी से शांत स्वभाव से बहती हुई है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर पहुंचती है तो किस तरीके से नीचे की तरफ बड़ी तेजी के साथ गिर रही है। अगर रियलिटी में आप देखेंगे तो बहुत तेजी से यहाँ पर आवाज आती है, पानी के फुहारे उठते हैं और यहाँ पर ये दूध जैसा दिखाई देता है। यहाँ पर धुआं जैसा उठता है, इसी वजह से इसे धुआंधार कहते हैं। बात करते हैं जलप्रपात के बारे में, तो यहाँ पर यह है कि जब नदियां ऊंचाई से नीचे की तरफ बहुत तेजी के साथ गिरते हैं तो उसे ही जलप्रपात कहा जाता है, वाटरफॉल कहा जाता है। मतलब ये है कि जब नदी बहुत ऊंचाई से नीचे की तरफ एकदम से गिरती है तो उस टाइम पर जो नदी का बहाव होता है उसे ही जलप्रपात कहते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं चचाई जलप्रपात के बारे में, चचाई वाटरफॉल के बारे में। चचाई वाटरफॉल मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। भारत का ये 23वां सबसे बड़ा वाटरफॉल है। ये बीहड़ नदी पर बना हुआ है और इसकी ऊंचाई 130 मीटर, गहराई 115 मीटर और चौड़ाई 175 मीटर है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर ये जो ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई है, ये एग्जाम में जनरली नहीं पूछा जाता है, तो आप इसे नहीं याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। चचाई वाटरफॉल मध्य प्रदेश के जितने भी झरने हैं उनमें से दूसरे नंबर पे आता है। अब बात करते हैं बीहड़ नदी के बारे में, जहां पर चचाई जलप्रपात बना है, चचाई वाटरफॉल। बीहड़ नदी का उद्गम स्थल सतना में जाएंगे तो अमरपाटन तहसील है, वहां पर एक गांव है खरम खेड़ा, तो यहां से बीहड़ नदी निकलती है। इसका नाम चचाई जलप्रपात इस वजह से पड़ा है क्योंकि इसके पास ही चचाई गांव है और चचाई की वजह से ही इसका नाम चचाई जलप्रपात पड़ा है। इसके बाद बात करते हैं कपिलधारा वाटरफॉल के बारे में। देखिए, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक अनूपपुर जिला में है और कपिलधारा नर्मदा नदी पर ही है। देखिए, अनूपपुर जिला में जब आप पहुंचेंगे, अमरकंटक जाएंगे, तो वहां पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर आपको पहुंचना है जहां से वो निकलती है, और वहां से जस्ट 10 किलोमीटर दूर पर इसी नदी में कपिलधारा वाटरफॉल बनता है। ये लगभग 150 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। सवाल ये होता है कि इसका नाम कपिलधारा क्यों पड़ा है। तो कपिलधारा इसलिए पड़ा है क्योंकि पुराने धर्म ग्रंथों के अनुसार, और अभी भी आप जब पहुंचेंगे कपिलधारा में, तो वहां पर कपिल मुनि का एक मूर्ति बना हुआ है।
कहा जाता है कि कपिल मुनि यहाँ पर रहते थे और अपना पूजा पाठ और अपने सांख्य दर्शन की रचना उन्होंने यहीं पर की थी। इस वजह से इस जगह का नाम कपिल धारा पड़ा और पास में ही कपिलेश्वर मंदिर भी है। अब हम बात करते हैं दूध धारा वाटरफॉल के बारे में। ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है और ये जहां से नर्मदा नदी निकली हुई है तो पश्चिम दिशा की तरफ अनूपपुर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 15 मीटर से भी कम है और लोगों का मानना है कि यहाँ का पानी बिल्कुल दूध जैसा गिरते हुए दिखाई देता है, इसलिए दूध धारा इसका नाम पड़ा है। और जो वहां के आसपास के रहने वाले लोग हैं वो लोग एक और मान्यता रखते हैं कि नर्मदा जी जब तेजी से बहती हैं और चट्टानों से टकराती हैं तो दो टाइप से बढ़ जाती हैं, दो धाराओं में बढ़ जाती हैं। इसलिए इसका नाम पहले दूध धारा पड़ा था और धीरे धीरे करके ये दूध धारा का नाम प्रचलित हो गया। इसके बाद बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात के बारे में। ये भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है और जबलपुर जब पहुंचेंगे तो वहां पर पास में भेड़ा घाट है और भेड़ा घाट से लगभग 1 किलोमीटर के पास ही धुआंधार है। ये लगभग 50 फुट ऊपर से गिरता है और यह जब गिरता है तो धुएं के समान उड़ने लगता है। इसी की वजह से इसका नाम धुआंधार जलप्रपात या वाटरफॉल पड़ा। स्टार्ट में हमने जो इमेज दिखाया था वो धुआंधार जलप्रपात का ही था। इसके अलावा नर्मदा नदी पर कई सारे जलप्रपात का निर्माण भी हुआ है, जैसे कि दूध धारा है, कपिल धारा है, सहस्त्र धारा है, दर्दी है, मानधार है, पश्चिमी निमाड़। तो यहाँ पर इतने सारे जलप्रपात हैं, इनको आपको याद रखना है कि ये नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सहस्त्र धारा जलप्रपात। इससे पहले ही हमने बात किया था कि ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि सहस्वाह ने नर्मदा के प्रवाह को, जो जल बहाव है, उसको रोकने का प्रयास किया था, लेकिन नर्मदा नदी नहीं रुकी। नर्मदा नदी कई सारी धाराओं में बट गई, इसी वजह से इसका नाम सहस्त्र धारा पड़ा। अब बात करते हैं केवटी वाटरफॉल के बारे में। ये रीवा जिले में है, भारत का 24वां सबसे बड़ा वाटरफॉल है और ये टोंस नदी की एक सहायक नदी है, महाना नदी, उस पर से निकलती है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है और ये रीवा जिले से लगभग 46 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसके बाद बात करते हैं बहुती जलप्रपात के बारे में। ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और दूसरे नंबर पे चचाई जलप्रपात आता है। ये सेलर नदी पर बना हुआ है और सेलर नदी बाद में जाकर के आगे चल करके महोगंज की घाटी के पास बीहड़ नदी पर मिल जाती है। ये चचाई जलप्रपात के आसपास ही है और लगभग इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। यहाँ पर बार बार मैं इस चीज को रिपीट करती हूँ कि ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई लगभग याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। अब हम बात करते हैं रजत जलप्रपात के बारे में। ये मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 350 फीट है। ये एकदम दुधिया चांदी की तरह दिखाई पड़ता है, जैसे कि जब ये नीचे की तरफ गिरता है और जैसे ही सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो ये चांदी गिर रहा हो। इसी वजह से इसका नाम रजत प्रपात या फिर इसे सिल्वर फॉल भी कहते हैं। पूरे इंडिया लेवल पर जितने भी जलप्रपात है, वाटरफॉल है, उसमें ये 30वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं मानधार जलप्रपात या वाटरफॉल के बारे में। ये नर्मदा और तवा नदियां जहां पर दोनों मिलती हैं वहां पर ये झरने का गठन या निर्माण होता है। तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है और ये छिंदवाड़ा से निकल के बैतूल जिले में होती हुई होशंगाबाद के पास नर्मदा नदी पर मिलती है। इसका मतलब है नर्मदा नदी छिंदवाड़ा से निकलती है। नेक्स्ट है पांडव फॉल्स जलप्रपात। ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के पास में केन नदी की एक सहायक नदी है, उस पर ये फॉल्स बनता है। यहाँ पर बात करें केन नदी की तो केन नदी पन्ना बाघ रिजर्व की जीवन रेखा कही जाती है। पन्ना शहर में रने फॉल्स है और उसी के पास ये पांडव फॉल्स है और इस झरने के पास में ही पांडव गुफाएं भी हैं, तो कहीं ना कहीं इसका नाम पांडव फॉल्स इसलिए भी पड़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं बी फॉल्स या जमुना जलप्रपात के बारे में। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जो पचमढ़ी है वहां पर ये जमुना जलप्रपात या बी फॉल्स है। नेक्स्ट बात करते हैं अप्सरा फॉल्स के बारे में। अप्सरा फॉल्स को परी फॉल्स भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पचमढ़ी है और पचमढ़ी में ही ये जलप्रपात है। जनरली आप देखेंगे कि ज्यादातर से जितने भी वाटरफॉल हैं मध्य प्रदेश के वो पचमढ़ी में हैं, उसके अलावा बाकी जगह तो है ही। इस वजह से पचमढ़ी को वाटरफॉल्स का घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गाथा जलप्रपात या वाटरफॉल। ये मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है और भारत में जितने भी वाटरफॉल्स है उसमें इसका 36वां नंबर आता है और इसकी ऊंचाई 91 मीटर है।
नेक्स्ट है तींछा वाटरफॉल। ये इंदौर से लगभग 25 किलोमीटर दूर वहां पर स्थित है और पास में ही तींछा गांव है और तींछा गांव होने की वजह से इसका नाम तींछा जलप्रपात पड़ा है। यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा डिटेल में बात किया, वो इस वजह से कि एमपीपीएससी में डायरेक्टली किसी एक झरने के बारे में या एक जलप्रपात वाटरफॉल के बारे में नहीं पूछता है। पूछा भी जाएगा तो आप उतना लिखने के लिए रेडी हो चुके हैं। दूसरी चीज ये है कि प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली पूछता है कि ये कहाँ पर स्थित है, इसमें कौन सा डैम बना हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद एक नजर हम मध्य प्रदेश की नदियों में भी डालते हैं। डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। यहाँ शॉर्ट में जो आपको लगभग एग्जाम के बेस पर याद होना चाहिए उस पर बात करते हैं। प्रीलिम्स को ध्यान में रख करके आप ये चीजें याद कर लेना। उसके अलावा मेंस को ध्यान में रख करके डिटेल में आपको अलग से क्लास दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये अनूपपुर जिला में अमरकंटक है, वहां से निकलती है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो हिरन, तिंदोली, बनास, चंद्रकेशर, बरना, तवा, शेर, सक्कर, मान, ये सभी सहायक नदियां हैं और ये गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट है चंबल नदी। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। ये इंदौर में महू है, महू के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदियां काली सिंध, पार्वती और बनास है और ये उत्तर प्रदेश में इटावा है और इटावा में यमुना में जाकर के मिल जाती है। इसके बाद है ताप्ती नदी। इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। ये बैतूल जिला है, बैतूल जिला में मुल्ताई है, वहां से निकलती है। इसकी एक ही सहायक नदी है पूर्णा और ये खंबात की खाड़ी में जाकर के मिलती है। नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये अमरकंटक से निकलती है और इसकी सहायक नदी जोहिला है और ये बिहार के दीनापुर पहाड़ी में जाकर के मिल जाती है। इसके बाद बेतवा नदी है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है और ये रायसेन में कुमार गांव है, वहां पर से निकलती है। इसकी 3 सहायक नदियां हैं, बीना, धसान और सिंध, और ये हमीरपुर में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। इसके बाद है तवा नदी। इसकी लंबाई लगभग 172 किलोमीटर है और ये कहाँ से निकलती है? पचमढ़ी जब आप जाएंगे वहां महादेव पर्वत है, वहां पर काली भीत पहाड़ी है, वहां से निकलती है। इसके बाद इसकी सहायक नदियों की बात करें तो 4 सहायक नदी हैं, देनवा, मालिनी, सुखतावा और काली भीत, और ये जाकर के नर्मदा में मिलती है। नेक्स्ट है छिप्रा नदी। इसकी लंबाई लगभग 195 किलोमीटर है और ये इंदौर में काकरी बरनी से निकलती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो खान नदी, गंभीर और जय जयवंती, ये इसकी 3 सहायक नदियां हैं और ये चंबल में जाकर के मिल जाती है। इसके बाद है काली सिंध। इसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है। ये देवास में पास में एक गांव है बागली गांव, वहां से निकलती है। इसकी एक ही सहायक नदी है विंध्याचल और ये राजस्थान में चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। इसके बाद है कुनू। इसकी लंबाई लगभग 180 किलोमीटर है। अगर उद्गम स्थल की बात करें तो ये शिवपुरी पठार से निकलती है और अंतिम में जाकर ये चंबल नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट है धसान नदी। इसकी लंबाई लगभग 240 किलोमीटर है और इसकी 2 सहायक नदी हैं, उर और केथन, और ये अंतिम में जाकर बेतवा नदी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट है तमसा या टोंस नदी। इसकी लंबाई लगभग 320 किलोमीटर है और ये सतना में कैमोरर पहाड़ी से निकलती है। इसकी एक ही सहायक नदी है बेलन और ये अंतिम में जाकर गंगा नदी में मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है माही नदी। ये लगभग इसकी लंबाई 583 किलोमीटर है और ये धार जिले के सरदारपुर से निकलती है और ये अंतिम में जाके खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दिए आप, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी, ये तीनों जाकर के खंबात की खाड़ी में मिलती हैं। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे नगर के बारे में जो नदियों के किनारे हैं। नर्मदा नदी के किनारे सबसे ज्यादा नगर बसे हुए हैं क्योंकि नर्मदा नदी जीवन रेखा भी है और सबसे लंबी भी है, तो जाहिर सी बात है इसके पास बहुत सारे नगर बसे होंगे। इनमें से हैं अमरकंटक है, होशंगाबाद, नेमावर, पुनासा, महेश्वर, निमाड़, मंडला, बड़वाह, मंडलेश्वर, जबलपुर, नरसिंहपुर, हंडिया, ओमकारेश्वर और बड़वानी। नेक्स्ट है चंबल नदी। यहाँ पर 4 नगर हैं, महू, श्योपुर, रतलाम और मुरैना। इसके अलावा बेतवा नदी के किनारे ओरछा, सांची और गुना,
ये 3 स्थित हैं। ताप्ती नदी के किनारे मुल्ताई और बुरहानपुर है और पार्वती नदी के किनारे शाजापुर, आष्टा और राजगढ़ है। सिंध नदी के किनारे शिवपुरी और दतिया है। काली सिंध के किनारे देवास, पागली और सारंगपुर है। छोटी काली सिंध के किनारे सोनकच्छ है और बैन गंगा के किनारे बालाघाट है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है और तवा नदी के किनारे पचमढ़ी है और माही नदी के किनारे कुच्ची या धार है। यहाँ पर इनको आपको 1-2 नजर रखनी ही होगी कि किस नदी के किनारे कौन सा नगर या शहर बसा हुआ है या कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि एग्जाम में इसके बेस पर क्वेश्चंस आते हैं। एमपीपीएससी में प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेंस में भी, वो सभी चीजें फैक्चुअल होती हैं। ये आपको बार बार याद करना होगा। याद करने से ही आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। समझने वाली जितनी भी चीजें हैं वो आपको समझा दी जाएंगी और समझाई जा रही हैं। इसके अलावा भी कोई डाउट हो, कुछ चीजें आपको समझ में ना आए तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप डायरेक्टली मैसेज करके पूछ लें। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।